हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके बनाया गया है दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ, आपको इसका पीडीएफ आप वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अध्याय 13 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो अध्याय 13 है दोस्तों, और चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो एनसीईआरटी क्लास 12 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से ही इस चैप्टर को बनाया गया है। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। विकिरण तथा कण, विकिरण तरंग तथा कण दोनों की भौतिक व्यवहार करता है। यानी विकिरण जो है वो तरंग तथा कण दोनों की भौतिक व्यवहार करता है। प्रकाश, विद्युत प्रवाह, कॉम्पटन प्रवाह आदि प्रभावों की सफल व्याख्या प्रकाश के कणीय प्रकृति से हो सकी है। यानी प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है उसी के वजह से जो है प्रकाश, विद्युत प्रवाह, कॉम्पटन प्रवाह और आदि जो भी प्रवाहें हैं उसकी सफल व्याख्या किसके द्वारा हुई है, तो प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा हो सकी है। जबकि कुछ अन्य प्रभावों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा हो सकी है। इसी को प्रकाश का द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो इस रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश का द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति क्या है। तो एक तो प्रकाश कणीय प्रकृति में है और दूसरा क्या है, प्रकाश तरंग प्रवृत्ति में। यानी कणीय और तरंग प्रकृति दोनों प्रकृति रहने के वजह से जो है प्रकाश को द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति वाला कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है दोस्तों, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी चालकता यानी कंडक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी धातुओं में जो चालकता के लिए उत्तरदायी हैं वो क्या है दोस्तों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तथापि मुक्त इलेक्ट्रॉन समानता धातु की सतह से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बाहर आने पर धातु धन आवेशित हो जाएंगे। यानी अगर कोई भी कण जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बाहर हो जाने पर वो धातु क्या हो जाएगा दोस्तों, धन आवेशित हो जाएगा और पुनः इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। परिणाम स्वरूप केवल वही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ पाते हैं जिसकी ऊर्जा इस आकर्षण से अधिक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में है वो अपनी ओर खींच कर रखता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा कोई दूसरा चीज़ लगाता है, कोई धातु, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि उससे आकर्षण कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को। आगे देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है दोस्तों, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के धातु पृष्ठ से बाहर निकालना है तो उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों कि एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। कार्यफलन को ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो कार्यफलन को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1602 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल भी कह सकते हैं। कार्यफलन धातु के गुणों और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, तो धातु के गुणों और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा निम्नलिखित किसी भी एक भौतिक विधि के द्वारा दी जा सकती है। यानी किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का अगर उत्सर्जन करना है तो उस स्थिति में जो आवश्यक ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा, उसको किसी एक भौतिक विधि के द्वारा ही दी जा सकती है। पहला है दोस्तों तापायनिक उत्सर्जन यानी थर्मोनिक इमिशन। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सके। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्षेत्र उत्सर्जन यानी फील्ड इमिशन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र 10⁻8
भी m⁻⁻ की कोटि का इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ के बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। यानी क्षेत्र उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है कि किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की धातु पृष्ठ के बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रवाह। जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रवाह कहते हैं। तो प्रकाश का विद्युत प्रवाह क्या है दोस्तों कि जब किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, और इस घटना को ही प्रकाश का विद्युत प्रवाह कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और यह पूर्ण रूप से ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या है दोस्तों कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका मान उत्सर्जन पृष्ठ के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी देहली आवृत्ति का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो उत्सर्जन पृष्ठ के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाशिक धारा उत्सर्जन होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। यानी प्रकाश विद्युत धारा पर जो है प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं दोस्तों कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर प्रकाशित इलेक्ट्रॉन में के उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए कि देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि यह आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिक परावर्तित होती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के क्या क्या नियम हैं दोस्तों, देखते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति से अधिक के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए जो एक न्यूनतम अंतक आवृत्ति है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता। चाहे आपतित प्रकाश कितनी भी तीव्र क्यों न हो, देहली आवृत्ति के ऊपर निरोधी विभव अथवा तुल्यता उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती है, परंतु इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होती है। यानी इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि देहली आवृत्ति के जो ऊपर निरोधी विभव का मान है वो तुल्यता उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसके गतिज ऊर्जा पर जो आपतित किरण होती है उसके साथ साथ रैखिक यानी समांतर चलती और बढ़ती रहती है, और इसकी जो तीव्रता से यह क्या होती है, स्वतंत्र होती है। क्या, तो देहली आवृत्ति।
आगे देखते हैं दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है दोस्तों कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है दोस्तों कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और इसी छोटे छोटे बंडल को ही फोटोन कहा जाता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच भी होता है, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक तथा V0 प्रकाश की आवृत्ति को डिनोट करती है। आगे देखते हैं दोस्तों आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाशिक क्वांटा अर्थात फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो एक फोटोन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है, तो उसमें संपूर्ण ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त इस ऊर्जा का एक भाग धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकालने या धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को कार्य फलन की ऊर्जा यानी फाई कहते हैं तथा फोटोन की शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा निकाली जाती है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन की जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, के मैक्सिमम यानी अधिकांश जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, एच भी माइनस फाइव जीरो से निकलता है। यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों के एम एक्स बराबर एच भी माइनस फाइव जीरो, ये क्या है दोस्तों, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। प्रकाश का कणीय प्रवृत्ति यानी फोटोन। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मैक्स प्लांक ने। प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ अथवा पृष्ठ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के कण जैसे व्यवहार को एएच क्वांटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से 1724 ईस्वी में पुनः पृष्ठ किया गया था। फोटोन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण देख लेते हैं दोस्तों। फोटोन के प्रमुख अभिलक्षण निम्न हैं। किसी भी स्रोत से विकिरण फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है, जो कि एक सरल रेखा के अनुदिश प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है। समान तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा तथा आवृत्ति v के संगत उत्सर्जित समस्त फोटोन की ऊर्जा का मान समान होता है। जब फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, जबकि उसके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फोटोन का जो द्रव्यमान है विराम द्रव्यमान यानी स्थिर में जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच भी तथा संवेग P बराबर एच बटे लैम्डा होता है। यानी फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर एच भी फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, जबकि संवेग के लिए P बराबर एच बटे लैम्डा लगाते हैं। विद्युतीय रूप से फोटोन उदासीन प्रकृति के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फोटोन किस प्रकृति के होते हैं, तो उदासीन प्रकृति के होते हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों में यह विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों द्रव्य की प्रकृति। एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुईस विक्टर दे ब्रोगली ने बताया कि पदार्थ के गतिमान कण तरंग सदृश गुण प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश में कण व तरंग दोनों के ही गुण विद्यमान हैं, अर्थात प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। गतिमान द्रव्य कणों में से एक तरंग संबंधित होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों द ब्रोगली के अनुसार कोई कण जिसका संवेग पीत है के साथ जुड़े तरंगदैर्घ्य लैम्डा को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है दोस्तों। लैम्डा बराबर h/p और बराबर h बटे एम भी, यानी p बराबर m इंटू भी होता है। h जहाँ प्लांक नियतांक है दोस्तों, m जो है कण का द्रव्यमान है, जबकि p संवेग को इंडिकेट करता है।
इसे द ब्रोगली का तरंग समीकरण कहते हैं। द ब्रोगली इस तरंगदैर्घ्य कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि द ब्रोगली जो है वो तरंगदैर्घ्य कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग डेविसन तथा जर्मर ने किया था। यानी द्रव्य कणों की तरंगदैर्घ्य प्रकृति को सत्यापित करने का काम सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो डेविसन तथा जर्मन के द्वारा किया गया था। फोटोसेल देखते हैं दोस्तों। फोटोसेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फोटोसेल क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा लेती है और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ये अर्धचालक होते हैं जो प्रकाश संसूचक की तरह कार्य करते हैं। ये प्रकाशित आधारित प्रतिरोधक यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर यानी LDR है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में उच्च प्रतिरोधकता दर्शाता है। प्रकाश की उपस्थिति में इनकी प्रतिरोधकता कम पड़ जाती है। इसकी सर्वाधिक उपयोग सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन व टेलीविज़न में किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसका फोटोसेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सिनेमा घरों में ध्वनि के उत्पादन व टेलीविज़न में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।